कि मैं किसी एक शायर की गज़ल या नज़्म या मेरी लिखी हुई कोई गज़ल या नज़्म आप लोगों के सामने पेश ना करूँ। इन 76 सालों में कहाँ से कहाँ तक वो शायरी हिंदुस्तान के शायरों की पहुँची, मैं आज उस सफ़र पे आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। जो फैज़ अहमद फैज़, साहिर लुधियानवी यहाँ से शुरू होते-होते और आज ए आर रहमान, जावेद अख्तर तक जो हम लोगों ने सफ़र हमारी शायरी ने जो सफ़र तय करा है, तो एक आज वो हिस्टोरिकल सफ़र जिसका व्यू पॉलिटिकल नहीं शायराना है। और इस सफ़र में मैं कंपैरेटिवली रखना चाहता हूँ वो मुल्क जो 1947 में हमसे अलग हुआ, इस सोच के साथ कि वो भी एक बेहतर मुल्क बन पाएगा, पाकिस्तान। कि हम लोग देख पाएँ कि कैसे 2 मुल्क सेम टाइम पे आज़ाद हुए और जहाँ पे उन दोनों मुल्कों के लोगों में अगर कोई फ़र्क करने की कोशिश करे तो नहीं कर सकता, लेकिन दोनों मुल्कों की पॉलिटिकल विल में जितनी बड़ी कमी थी, उसकी वजह से आज दोनों मुल्कों का नतीजा एकदम मुख्तलिफ है, एकदम अलहदा है। तो लीजिए हम लोग सफ़र शुरू करते हैं। और नमस्कार, मैं नौशाद मुंतज़िर आप सभी को 76वें 76th गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। हम लोग ये सफ़र तय करते हुए 76 साल हमारे मुल्क ने पूरे कर लिए और इस 76 साल हो जाने पे मैंने आज ये डिसाइड करा, डिसाइड करते-करते और वीडियो बनाते-बनाते मुझे थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि जो एरिया ऑफ रिसर्च था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, जितना मैंने टाइम सोचा था उससे ज़्यादा लग गया। कि मैं किसी एक शायर की गज़ल या नज़्म या मेरी लिखी हुई कोई गज़ल या नज़्म आप लोगों के सामने पेश ना करूँ। मैं ये आप लोगों के सामने पेश करना चाहता था कि मैं आपको एक शायर की जर्नी, जो थॉट होता है शायर का, जो अलग-अलग शायरों के ज़हन के थ्रू वो एक शायरी जो ट्रैवल करती आती है, इन 76 सालों में कहाँ से कहाँ तक वो शायरी हिंदुस्तान के शायरों की पहुँची, मैं आज उस सफ़र पे आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। जो फैज़ अहमद फैज़, साहिर लुधियानवी यहाँ से शुरू होते-होते और आज ए आर रहमान, जावेद अख्तर तक जो हम लोगों ने सफ़र हमारी शायरी ने जो सफ़र तय करा है, तो एक आज वो हिस्टोरिकल सफ़र जिसका व्यू पॉलिटिकल नहीं शायराना है। और इस सफ़र में मैं कंपैरेटिवली रखना चाहता हूँ वो मुल्क जो 1947 में हमसे अलग हुआ, इस सोच के साथ कि वो भी एक बेहतर मुल्क बन पाएगा, पाकिस्तान। लेकिन वहाँ के हालात एकदम मुख्तलिफ रहे और वहाँ के शायरों ने, वहाँ की इंटेलेक्चुअल सोसाइटी ने, क्योंकि ये वो तबका होता है जो हादसों को होते हुए, उनकी बनावट को बनते हुए, उस अ, बिगाड़ देने वाले माहौल का जो तूफ़ान होता है, उसको बनते हुए वो महसूस कर पा रहे होते हैं, तो वो पहले से उनको अंदाज़ा लग जाता है कि मुल्क किस डायरेक्शन में, किस दिशा में जा रहा है। तो मैं उन शायरों की शायरी को भी साथ-साथ रखना चाहता था आज की वीडियो में, जो कि मैं रखूँगा, कि हम लोग देख पाएँ कि कैसे 2 मुल्क सेम टाइम पे आज़ाद हुए और जहाँ पे उन दोनों मुल्कों के लोगों में अगर कोई फ़र्क करने की कोशिश करे तो नहीं कर सकता, लेकिन दोनों मुल्कों की पॉलिटिकल विल में जितनी बड़ी कमी थी, उसकी वजह से आज दोनों मुल्कों का नतीजा एकदम मुख्तलिफ है, एकदम अलहदा है। तो इस वजह से मुझे इसमें टाइम भी लगा और लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आगे कोई भी मैं वक़्त ज़ाया नहीं करूँगा और लीजिए हम लोग सफ़र शुरू करते हैं और उस सफ़र का नाम है 76 साल, 76 इयर्स ऑफ इंडियाज़ पैट्रियोटिक जर्नी। लेकिन इस सफ़र को मैं 1947 से शुरू नहीं करूँगा, मैं थोड़ा पहले से शुरू करूँगा, फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक नज़्म के साथ। फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक नज़्म
जो कि आज चूँकि बात सारी देशभक्ति की, पैट्रियटिज़्म की हो रही है, तो मैं उसी पे ही बात करूँगा। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। 1941 में 1941 में उन्होंने ये नज़्म लिखी और ये नज़्म लिखी थी उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कि देश में जो अंग्रेज़ हैं उनके खिलाफ लोग उठ खड़े हों। देखिए एक शायर सड़क पे आकर के अगर वो लाठियाँ ना खा पाए, लेकिन उसका एक बहुत अहम रोल होता है सोसाइटी में कि वो अपनी कलम से लोगों को जगाए रखे, लोगों के अंदर जोश बनाए रखे। वो जोश बनाने का काम फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिब जैसे शायरों ने करा और शायद फैज़ अहमद फैज़ साहब ने भी सोचा नहीं होगा कि वो जो नज़्म अभी अंग्रेज़ों के खिलाफ लिख रहे हैं, कल को वही नज़्में, वही कलम उनका उनके कंट्री के मिलिट्री डिक्टेटर्स जो हैं, उनके खिलाफ उनको इसी कलम का इस्तेमाल करना पड़ेगा और जिसकी वजह से उनको जेल भी होगी। तो बात हम लोगों ने जहाँ से शुरू करी थी, पहले मैं वहीं उसी पॉइंट पे पहुंच रहा हूँ कि 1941 का वक्त, बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, फैज़ अहमद फैज़ साहब। बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। इस नज़्म के अंदर जोश है वो आप देखिए और उसके बाद बात सीधे पहुंचती है 1947 में। 1947 की नज़्म ये वापस फैज़ अहमद फैज़ साहब की नज़्म है और इस नज़्म में एक चीज़ आपको महसूस होगी कि फैज़ अहमद फैज़ साहब को इस बात का अंदाज़ा लग गया है, इस नज़्म को आप जैसे ही सुनेंगे कि उनको ये अंदाज़ा लग गया कि भाई जो पार्टीशन हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, वो बेहद गलत फैसला है और ये आगे जाके बहुत नुकसान देने वाला है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1956, 1963, 1973 और उसके बाद ना जाने कितनी बार बदलता गया। पॉलिटिकल जो टर्मोइल वहाँ पे रहा, जिस तरह से वहाँ राजनीतिक उथल पुथल रही और मिलिट्री डिक्टेटर्स ने जिस तरह से देश को बर्बाद किया, उस बर्बादी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान एकदम अपने बर्बादी की दहलीज पे, बंटवारे पे खड़ा हुआ है और आज की तारीख में हम आज भी और मुल्कों के मुकाबले अभी भी एकजुट खड़े हुए हैं और हमें आज अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे किसी और कंट्री से ज़्यादा, किसी और कंट्री के लोगों से ज़्यादा हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है। अब यहाँ से आप जर्नी मैं आपको आगे जब ले जाऊँगा, अब आप देखेंगे कि सेम टाइमलाइन में हिंदुस्तान का शायर क्या लिख रहा है और उसी टाइमलाइन में पाकिस्तान का शायर क्या लिख रहा है। तो लीजिए सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं। 1948 में, मैंने आपको बताया 1947 में सुबह आज़ादी लिखी थी फैज़ अहमद फैज़ साहब ने। 1948 में शहीद मूवी का वो गाना याद करिए आप, साहिर लुधियानी साहब का लिखा हुआ है, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। आप देखिए यहाँ पे देश आज़ाद हुआ है, उस टाइम की जो यंग जनरेशन है उसको मोटिवेट करने के लिए जो है यहाँ पे शायर मूवीज़ के थ्रू उस जनरेशन को मोटिवेट कर रहे हैं। और आप आगे देखिए, फैज़ अहमद फैज़ साहब उसी दौरान 1992, 4 साल बाद क्या लिखते हैं, निसार में तेरी गलियों के ए वतन की जहां चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस मुजा बचा के चले। ये नज़्म फैज़ अहमद फैज़ साहब की, इस नज़्म तक आते आते 1992 तक आते आते फैज़ अहमद फैज़ साहब जेल में पहुंच चुके थे और ये नज़्म उन्होंने जेल से लिखी। सोचिए पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी के कितने चंद सालों के बाद लोगों के दिल से भरोसा खो दिया कि वहाँ का इंटेलेक्चुअल तबका, शायर, वहाँ के राइटर्स खिलाफ हो चुके थे अपनी सरकारों के और वो रिवोल्ट करने लग गए थे और इसी का नतीजा था कि वो फिर जेल में भी पहुंचने लग गए। उसी के बरखिलाफ अब आप हिंदुस्तान में देखिए, 1959 में दीदी मूवी थी, साहिर लुधियानवी साहब का ये गीत,
हमने सुना था एक है भारत। उसी दौरान 1959 में साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ दूसरा गीत आप देखिए, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। आप ये देखिए, पहले एक गीत लिखा जाता है जिसमें नौजवानों को आगे बढ़ने की कुव्वत दी जाती है गानों के थ्रू। फिर वहाँ के हिंदुस्तान का जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है उसको जोड़ने की बात करने के लिए, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू इंसान का बच्चा है, तू इंसान बनेगा। इस साइकोलॉजिकल जर्नी को अब आप जब देखेंगे तब आप पाएंगे कि दोनों कंट्रीज कितनी जुदा जुदा, कितनी मुख्तलिफ जर्नी में चल रहे हैं और दोनों का जो मुस्तकबिल होने वाला है, जो फ्यूचर होने वाला है, वो कितना अलग होगा। और वो इस चीज का सबूत होगा कि एक लीडरशिप किस तरह से, एक ईमानदार लीडरशिप कंट्री को कैसे बना सकती है और एक बेईमान लीडरशिप पाकिस्तान जैसे कंट्री को जैसे बर्बाद किया है, कैसे बर्बाद कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। बात आती है 1960 से 1970 के बीच की। शेख अयाज साहब एक शायर रहे और उन्होंने सिंधी में एक कविता लिखी जिसका बाद में उर्दू में तर्जुमा करा गया, और वो उस कविता के चलते और उनकी कविताओं के चलते उनको जेल में डाल दिया गया था। जनरल ज़ियाउल हक का जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाला जो दौर था वो उसके खिलाफ थे, और उसके खिलाफ होने की वजह से उनको इसकी सजा दी गई कि उनको जेल में डाला गया। और उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम था ब्लैक आउट इन द प्रिजन सेल। ये वो कविता थी जो आगे जाके बहुत मकबूल कविताओं में रही, और चूंकि ये सिंधी में थी, बाद में उर्दू में तर्जुमा करा गया। मुझे ये प्रॉपरली मिल नहीं पाया, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं ला पाया, लेकिन 1960 से 1970 के बीच में लिखी गई। लेकिन आप यहाँ वापस ये देखिए कि कंट्री का एक शायर नाराज नहीं है उस पॉलिटिकल सिचुएशन से, कई लोग उस पॉलिटिकल सिचुएशन से नाराज हैं। उसी के बरखिलाफ दोबारा अब हम लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। 1961 का ये गीत शकील बदायूनी साहब का, गंगा जमुना मूवी। इस मूवी में दोबारा फिर वही बात जो उस टाइम सोसाइटी में चल रही थी। देखिए, शायर का मिजाज सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है और शायर का लिखा हुआ सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होता है। तो ये दोनों वाइस वर्सा चीजें हैं। सोसाइटी क्या चाहती है वो शायर देता है, और शायर अपना थॉट भी सोसाइटी तक पहुंचाता है। और जब इन दोनों में एक तालमेल बनता है तब एक मकबूल गाना, एक मकबूल गजल, एक मकबूल नज्म निकल करके आती है। फैज़ अहमद फैज़ साहब की नज़में क्यों मशहूर हुई एंटी गवर्नमेंट? क्योंकि लोग चाहते थे कि वो ऐसा लिखें, क्योंकि लोग खुद परेशान थे। यहाँ शकील बदायूनी साहब के गाने क्यों मकबूल मशहूर हो रहे हैं? क्योंकि लोग चाहते थे कि उनकी आने वाली नस्लें इंस्पायर हो, और वो गीतों के थ्रू करा जा रहा था। चलिए सफर आगे बढ़ाते हैं। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, 1962 सन ऑफ इंडिया की मूवी, जो कि शकील बदायूनी साहब का लिखा हुआ है ये गीत, दोबारा सेम उसी थीम पे कि नई नस्ल है, उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाए। अब एक चीज देखिए, यही 1962 नन्ना मुन्ना राई हूँ, और इसी 1962 में हबीब जालिब साहब आते हैं, और हबीब जालिब साहब अपनी नज्म पेश करते हैं। दस्तूर है उस नज्म का उन्वान। मैंने जैसा कि बताया 1956, 1962, 62, 1973, 73 में कॉन्स्टिट्यूशन लगातार बदला जा रहा था। जो मिलिट्री डिक्टेटर्स थे वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को ला रहे थे। इस हबीब जालिब की नज्म ने तूफान ला करके खड़ा कर दिया। अब हबीब जालिब की पूरी मैं नज्म आपको नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन आप जब इस नज्म का एक हिस्सा भी सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साये में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को
मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूल। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। अब आपने देखा किस तरह से 1962 में शकील बदायूनी साहब क्या गीत लिखते हैं और उसी 1962 में हबीब जालिब साहब क्या लिखते हैं। बात आगे बढ़ाते हैं। 1962 में इंडिया चाइना की वॉर होती है। अब देश को ज़रूरत है हौसला अफजाई की, तो अब लगातार अगले दो गीत हमारी तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान के शायर हिंदुस्तानियों को दो गीत देते हैं, दो अलग अलग मूवीज़ में, और आप उन दोनों गीतों का दम देखिए। वो दोनों गीत आज भी हमारी आंखों में आंसू ले आते हैं। ये ताकत है हमारे शायरों की। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जी हाँ, 1963 की मूवी कवि प्रदीप का लिखा हुआ ये गाना कौन भूल सकता है, लता मंगेशकर की आवाज में। अगला 1964 हकीकत मूवी, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कैफी आजमी साहब का लिखा हुआ ये गीत। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान फाइनेंशियली बहुत कमजोर दौर से गुजर रहा था। उस टाइम, उस वक्त हमें जरूरत पैसों से ज्यादा हौसले की थी कि हाँ, ये वक्त गुजर जाएगा। और इसी दौरान 1967 में एक फिल्म आती है उपकार। मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आप ये देखिए कि बुरे से बुरे दौर में हमारे शायरों ने किस खूबसूरती के साथ से हमारे जहन को आज़ाद किया और हमें आगे बढ़ने के लिए हमें ताकत दी। अगले नज़्म पे मैं ला रहा हूँ आपको, और आप पाएंगे कि अगले नज़्म में वापस बेपटरी हो चला जो पॉलिटिकल सिस्टम है पाकिस्तान का, उस पे तंज कर रहा है पाकिस्तान का शायर। हबीब जालिब लिखते हैं जुल्मत को जिया, 1970 में लिखते हैं, और ये ज़ियाउल हक के अगेंस्ट उन्होंने लिखा था। उसी के बाद 1979 में फैज़ अहमद फैज़ साहब लिखते हैं हम देखेंगे। ये वापस जनरल ज़ियाउल हक के अगेंस्ट में लिखी गई। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन की जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है। जब जुल्म सितम के कोहे गिरा रुई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, जब धरती धड़ धड़ धड़केगी हम देखेंगे। फैज़ अहमद फैज़ साहब की गजल दोबारा सिस्टम से लड़ाई करती हुई। इस गजल के बाद, चूंकि मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, 1979 में ये गजल, ये नज़्म, माफ़ी चाहता हूँ, ये नज़्म लिखी गई थी 1979 में। 1980 का वक्त आता है, 1980 का दौर आता है, कर्मा मूवी बनती है। आनंद बख्शी साहब इधर हिंदुस्तान में लिख रहे होते हैं, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिलीप कुमार साहब की अदाकारी इसमें यादगार थी, और आनंद बख्शी साहब का ये गीत, वो देशभक्ति गीत वो अलग ही दौर की पहचान थी। फिर 1997 आता है, जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ गाना, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे। फिर 97 के अंदर AR रहमान आते हैं और माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम लिखते हैं। आप गौर फरमाते जाइए कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री लगातार कितना एक गाइडेंस का काम कर रही है, एक लैटन लेके चली हुई है और रास्ता आगे का दिखलाई जा रही है। चाहे वो कम्युनल हार्मनी हो, चाहे वो देश का नौजवान हो, चाहे वो देश का सैनिक हो। और आप यहाँ पर एक चीज़ और भी नोट करिएगा कि हम
देखेंगे 1979 के बाद 1981 में हबीब जालिब की बस एक नज़्म आई थी, जिसके बारे में मैंने अभी बात नहीं करी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता। डरते हैं बंदूक वाले एक निहत्ती लड़की से। 1981 की इस नज़्म के बाद एक बहुत लंबा गैप, बहुत लंबी खामोशी दिखाई देती है पाकिस्तान के शायरों के गलियारे में, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं। 1997 का, जैसे मैंने बताया, ए.आर. रहमान वंदे मातरम लेकर के आते हैं माँ तुझे सलाम। 2004 में ए.आर. रहमान आते हैं दोबारा, ये जो देश है तेरा। इस एक गाने ने बाहर गए हुए कई हिंदुस्तानियों को दोबारा हिंदुस्तान आने पे मजबूर कर दिया, देश की याद दिला दी। 2006 प्रसून जोशी लिखते हैं रंग दे बसंती, और इसके कंपोजर ए.आर. रहमान थे। ये लिखा ए.आर. रहमान ने नहीं था, ये लिखा प्रसून जोशी साहब ने था। 2007 में जयदीप साहनी आते हैं चक दे इंडिया लेकर के। ये अपने आप में एक एंथम सॉन्ग रहा, और अपने आप में इस एंथम सॉन्ग ने कई कामयाबी के झंडे गाड़े। और फिर 2018 में आता है ए वतन, गुलजार साहब और अल्लामा इकबाल साहब का एक तरह से कोलैबोरेशन के तौर पे। अब आप यहाँ पे देखेंगे हबीब जालिब की लिखी हुई एक नज़्म ज़रूर आई थी, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। ये 1981 में आई थी। उसके बाद जैसे पाकिस्तान के शायरों की गलियों में सन्नाटा छा गया कि वो हुकूमत के खिलाफ इतना ख़ास ना लिख पाए ना बोल पाए, और वो सन्नाटा काफ़ी लंबा रहा। फिर ये सन्नाटा टूटता है 2019 के अंदर। 2019 के अंदर हैरिस खालिक की एक किताब आती है, नो फॉर्च्यून्स टू टेल। ये 26 पोएम का कलेक्शन था, और बात कहानी फिर वही थी, फिर वही रोना था, वही पाकिस्तान का पॉलिटिकल वायलेंस पे ये पोएम लिखी गई थी। सोशियो कल्चरल क्राइसिस जो वहाँ पे चल रहा है उस पे लिखी गई थी, जो वहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, पॉलिटिकल इल विल है, उस पे ये लिखी गई थी। तो नतीजा क्या निकला पाकिस्तान की क्रिएशन का, कि जहाँ से शुरू हुआ पाकिस्तान और आज की तारीख तक उसी सेम थीम पे नज़में और गज़लें लिखी गई, और एक हम लोगों के यहाँ पे जो गज़लें, जो नज़में लिखी गई, वो एक प्रोग्रेसिव थॉट के हिसाब से लिखी गई। तो इस वजह से अब मैं आपसे तहे दिल से ये बात कह सकता हूँ कि हाँ, ये हम लोगों का रिपब्लिक डे, हम लोगों का गणतंत्र दिवस 76वां गणतंत्र दिवस हम सबको मुबारक हो। और आपको मेरा एडवांस में शुक्रिया कि आपने कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब तीनों कर दिया है मेरे चैनल पे। तो मुझे इजाज़त दें, आज का सफ़र यहीं तक था। मुझे दुआओं में याद रखें, मैंने बेशक आपको अपनी गज़लों में याद रख ही रखा है। नौशाद, मुंतज़िर।